तो हमने चालक दीवारों के बारे में, रुद्धोष्म दीवारों के बारे में, द्विऊष्म दीवारों के बारे में जाना था। और ये दीवारें कहाँ पर होती हैं? किसी सिलेंडर में, पिस्टन में, है ना। तो सिलेंडर पिस्टन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस केटीजी में करते हैं, जिसमें प्रेशर, वॉल्यूम और दाब और आयतन के बारे में जानकारी हमें मिलेगी, जिसका यूज आगे हम थर्मोडायनेमिक्स में भी करेंगे इस तरह के सवालों का। तो थोड़ा सा यहाँ पर हम उनको समझ लेते हैं कि किस तरीके से इनको प्रेशर को, दाब को, आयतन को यूज करते हैं। तो जैसे मान लीजिएगा पिस्टन के क्वेश्चनों में ये चालक दीवार दे दी, एक गैस दे दी, इसमें P0, V0 और T0 है। चालक दीवार दे दी, एक पिस्टन है, इस पर बाहर का प्रेशर भी P0, यहाँ पर भी P0 है। तो बाहर से एक फोर्स लगाया, धीरे धीरे से पिस्टन को दबाया, दबाने पर आयतन क्या रह गया? आधा रह गया। तो लगाए गए बल का मान ज्ञात करो, साम्य अवस्था में लगाए गए बल का मान ज्ञात करो जब वो आधा रह जाता है। अब जो किसी दबा रहे और चालक दीवारें हैं, तो जाहिर सी बात है ताप का तो समान रहेगा, समतापी प्रोसेस हो गया। यानी कि यहाँ से इधर से जो बाहर से वातावरण का दाब का बल लगेगा P0 × A लगेगा, ये क्षेत्रफल है इसका। और इधर से बल लगा F, अंदर से बल लगेगा गैस का P × A, क्योंकि अंदर का दाब बदल जाएगा, आयतन 2V0 हो जाएगा, ताप सेम रहेगा। तो साम्य अवस्था में ये कैसा प्रोसेस हुआ, कैसा प्रक्रम हुआ? इसको बोलेंगे समतापी परक्रम। तो समतापी परक्रम में हमें पता है कि भाई वॉल्यूम डबल हो गया, वॉल्यूम अगर आधा हो गया तो दाब कितना हो जाएगा? दाब हो जाएगा डबल, 2P0 हो जाएगा। सिंपल, ये तो बोला इसमें कि वॉल्यूम V0 से V0/2 कर दिया। तो यहां से अपने पास ये हो गया 2P0, तो 2P0 - P0A, तो F बराबर कितना बचेगा? P0A। इतना बल एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा अगर इसके वॉल्यूम को आधा करना है। तो इस तरीके के कई बार सवाल आपको मिलेंगे। जैसे एक क्वेश्चन और देखो, मान लो कि अपने पास इस तरीके से एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर में हमने एक एडियाबैटिक वाल से घेर रखा है इसको। कैसी दीवार है? रुद्धोष्म दीवारें। ये रुद्धोष्म दीवारें हैं। रुद्धोष्म दीवारों का मतलब हुआ कि इसमें अगर मैंने अंदर से ताप में कुछ भी चेंज कर रहा हूं, शुरू में तो क्या था? P0, V0, T0, लेकिन ये क्या है? हीटर। ये इस ताप को बदल देगा, है ना। बाहर के अंदर, अंदर की बाहर उष्मा का प्रवाह नहीं होगा। ये यहां से बाहर P0 है प्रारंभ में, है ना। गरम करने पर ताप T0 से 2T0 हो गया, ताप T0 से 2T0 हो गया। और ये पिस्टन कैसा है? चलायमान है। ताप P0 से T0 हो गया, है ना। तो पिस्टन का विस्थापन ज्ञात करो। P0 से चलायमान है और धीरे धीरे, ये भी वर्ड आएगा, धीरे धीरे। क्यों धीरे धीरे? का मतलब है कि इसका जो त्वरण है वो शून्य है। मतलब धीरे धीरे जाने का मतलब ये हुआ कि जितना फोर्स इस पे लग रहा है उतना फोर्स इधर से लग रहा है ना। अब जब इसका जो होगा यहाँ पे धीरे धीरे चल रहा है तो ताप बदल रहा है, आयतन बदल रहा है। लेकिन ताप किसने बदला? हीटर ने। आयतन भी बदलेगा जब ये बाहर की तरफ जाएगा। तो कितना x डिस्प्लेस हो गया होगा? मान लो x डिस्प्लेस हुआ, ये कितना डिस्प्लेस हुआ? x। ये x डिस्प्लेस हो गया यहां से आने पर, तो ये x निकालना। तो कौन समान रहेगा? P0 समान रहेगा। क्यों रहेगा P0 समान? क्योंकि धीरे धीरे आ रहा है। जितना दाब यहां से बढ़ रहा है वो उसी से धीरे धीरे डबल कर रहा है, तो जितना दाब यहां उतने दाब यहां। ठीक है, तो समान दाब पर है तो अंदर के दाब तो सेम ही रहेगा। अभी फाइनल कंडीशन ये बन गई, नया वॉल्यूम नया ताप जो कि 2T आ गया, और नया वॉल्यूम कितना आ जाएगा निकाल लेंगे। अभी भी ताप P0 ही है, अभी भी ये ताप यहाँ पर P0 है, तभी तो रुकेगा। बिल्कुल इक्वल प्रेशर इधर से इधर हो गई, और कोई ताकत तो है नहीं रोकने के लिए। बराबर इधर के प्रेशर की होगा, है ना। तो समान
दाब होगा। अब वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, यानी कि V प्रोपोर्शनल टू T, तो V प्रोपोर्शनल टू T का मतलब V नॉट अपॉन V इक्वल टू T नॉट अपॉन 2T नॉट, तो V की वैल्यू आ गई 2V नॉट, यानी कि वॉल्यूम भी क्या हो गया, डबल हो गया। ठीक है भाई, वॉल्यूम भी डबल हो गया। भाई ये वाला जो पिस्टन है, अगर पिस्टन की बात करें तो पिस्टन में आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि भाई इधर से भी प्रेशर क्या लग रहा है, P नॉट है, इधर से और तो कोई बल है नहीं, तो P नॉट ही होगा, तभी तो ये वाला इसके बराबर आएगा साम्य अवस्था में, है ना। अगर P इंटू हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे आया ये, एक्सेलरेशन 0 रहेगा इसका, है ना, ऐसा नहीं गया पूरा एक्सेलरेशन आ गया। तो खैर कुल मिला के ये हुआ कि इसमें P नॉट ए होने की वजह से अपना बराबर आगे रुक गया। अब पूछा क्या है, x कितना डिस्प्लेस हुआ, तो डिस्प्लेस होने के लिए वॉल्यूम में चेंज, प्रारंभिक वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम में कितना आया, V फाइनल माइनस V इनिशियल, V फाइनल माइनस V इनिशियल आ जाएगा। तो अगर देखा जाए तो ये A है, ये x, तो चेंज इन वॉल्यूम कितना आया, ये वाला AX, A इंटू एक्स हुआ चेंज में वॉल्यूम। पहला वॉल्यूम कितना हुआ, फाइनल वॉल्यूम हुआ 2V नॉट, और इनिशियल वॉल्यूम कितना था V नॉट, तो x बराबर V नॉट बाई ए, तो x की वैल्यू ये आ गई। जैसे भी डाटा दिया होगा उस हिसाब से x निकाल लेंगे, है ना। तो ये बेसिक्स का कंसेप्ट है कि भाई किस तरीके से हमें पिस्टन के साथ खेलना है, पिस्टन के साथ सवालों में इस तरीके से आपको चलना है। देखो जी, तो वही एडियाबैटिक वाल, एडियाबैटिक का मतलब समझते होंगे अब आप सब लोग। एडियाबैटिक का मतलब रुद्धोष्मायमान दीवार, पिस्टन लगाया हुआ। पिस्टन भी कैसा है, रुद्धोष में, ठीक है भाई। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक स्प्रिंग लगा हुआ है, नेचुरल लेंथ में, फोर्स कांस्टेंट की, एरिया ए, और भाई वही इतना P नॉट V नॉट T नॉट, शुरू में ये कंडीशन दे रखी है ना। और पिस्टन कैसा है, ये मूवेबल है, मूवेबल मतलब चलायमान है, ये चल सकता है। हीट किया, गर्म करेंगे ताप बदलेगा, ताप बदलेगा तो इसका मतलब इसके अंदर की चीजें बदलेंगी, इधर से बल लग रहा, इधर से भी, और एक जगह करके रुक गया। रुकने के बाद गर्म करने पर, गर्म करने पर पिस्टन 0.5 L, L क्या है भाई, L ये दे रखी है इतनी, 0.5 L विस्थापित होता है, 0.5 L विस्थापित हो जाता है, ठीक है जी। तो गैस का अंतिम प्रेशर, अंतिम दाब ज्ञात करो, यानी कि इसमें ना तो ताप समान, आयतन भी बदलेगा, दाब भी बदलेगा, तो इसको कैसे बोलेंगे, सामान्य प्रोसेस, सामान्य, सामान्य प्रक्रम है ये, इसका एग्जाम्पल है सामान्य प्रक्रम का, है ना। यानी कि सामान्य प्रक्रम में आपके पास, और ये कैसे चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, धीरे धीरे, ताकि इसमें एक्सेलरेशन ना आए, ठीक है। तो अंतिम दाब ज्ञात करो साम्य अवस्था में। तो रियलिटी में ये ग्राफ डायग्राम को मैं ऐसा बना दूं, लाओ ये लो, यहां से ये यहां तक चला गया, जब हमने इसको गर्म करा, ताप बदला, ताप बदलने से यहाँ पे गैस के पार्टिकलों से दाब बदला, बढ़ा, आयतन बढ़ा, तो सब कुछ चीजें चेंज हो गई, और ये यहाँ से कंप्रेस होकर के ऐसा आ गया। तो यहाँ से यहाँ पहुँचा, तो ये x डिस्प्लेस हो गया, एरिया A है, तो इतना वॉल्यूम में चेंज आ गया। तो आपसे यही पूछा कि भाई अब प्रेशर कितना है, वॉल्यूम तो आप बता सकते हो, टेम्परेचर की बात आप कर सकते हो, ठीक। लेकिन ये कितना गया, ये x बराबर यहां से कितना है, ये x 0.5 L इतना चला गया। अगर मैं इसका FDD बनाऊं तो यहां से एक प्रेशर लग रहा है P इंटू ए, इधर से बाहर से कौन लग रहा है, P नॉट A, बाहर तो P नॉट है ही, और एक स्प्रिंग का फोर्स लग रहा है ये वाला FSP,
FSP लग रहा स्प्रिंग फोर्स, वो कितना लगेगा KX x कितना है 0.5L K, ये तो होगा 0.5L K। तो यानी कि इक्विलिब्रियम की अवस्था में PA बराबर P नोट A प्लस 0.5L इंटू K, और P की वैल्यू आ गई P नोट A प्लस 0.5L K अपॉन A। ये प्रेशर आ गया। कई बार हमें प्रेशर की जरूरत पड़ेगी आगे थर्मोडायनेमिक्स में इस तरह के क्वेश्चन करने की, तो इस तरीके से हम कई बार प्रेशर दे देगा, x निकालना हो जाएगा, है ना। इतनी बातें समझ में आ गई। तो प्रेशर निकल गया। अच्छा वॉल्यूम कितना हो गया फाइनली, V नोट था, इसमें AX जुड़ गया, तो V नोट निकाल सकते हैं। V नोट कितना, V नोट नहीं मतलब V फाइनल कितना, V फाइनल कितना, V नोट प्लस AX, तो V नोट प्लस A इंटू 0.5L, लो ये V फाइनल आ गया। अब ये P1 V1 अपॉन T1 बराबर P2 V2 अपॉन T2, आइडल गैसेस को फॉलो करेगा, आइडल गैस के समीकरण को। P1 कितना था P नोट, V1 कितना था V नोट, ताप कितना था T नोट, दाब कितना हो चुका है P नोट प्लस 0.5 KL अपॉन ये वाले में A, और भाई वॉल्यूम कितना हो गया फाइनल V नोट प्लस A इंटू 0.5L अपॉन T2। यहाँ से सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा जो कि आना होगा, है ना। तो इस तरीके से हम इन सवालों को कर सकते हैं। यहाँ से आप T की वैल्यू, अब डेटा दिया होगा तो डेटा के हिसाब से आपको आसान पड़ेंगी चीजें, लेकिन अभी चूंकि K भी नहीं दिया मैंने, L की वैल्यू भी नहीं दिया है, एरिया भी नहीं दिया, तो सब जैसे जैसे दिया रहेगा उस हिसाब से T निकाल सकते हैं। लेकिन तरीका आना चाहिए, अच्छा भाई मुझे ये समीकरण लगानी, ये समीकरण को लगा करके मुझे T निकाल लेना है, ठीक है। क्योंकि ये सब पता लग गया, ये पता रहेगा, ये पता रहेगा, ये A भी पता रहेगा, V नॉट पता है, ये तो T2 यहाँ से निकल जाएगा। जितना भी बड़ा सा आंसर आएगा चाहो तो लिख लो। तो T2 कितना आ गया P नॉट A बाई T, और ये उधर आ जाएगा कितना आएगा P नॉट प्लस 0.5 P नॉट A KL अपॉन V प्लस A इंटू 0.5L इंटू T नॉट अपॉन P नॉट V नॉट A। सिंपल, ये आंसर आ गया। ये फाइनल टेम्परेचर भी आ गया इसमें। तो ये जनरल प्रोसेस है, सामान्य प्रोसेस है, ठीक है। तो ये कई बार इसमें x पूछ लेता है, तो x पूछने में द्विघात समीकरण बन सकती है, तो उसमें से कंफ्यूजन वाला कुछ नहीं करना है ना। मान लो मैं इसमें थोड़ा सा मुश्किल पूछ लूँ आपसे कि भैया x कितना है, तो x पूछने में भी इस तरह का सवाल होगा, है ना। मान लो इसका ताप, ये क्वेश्चन हो गया पूरा, इसको मिटा देते हैं ना। ये सब कुछ दीवारें हैं, मान लो ताप को T नोट से 2T नोट कर दिया, कितना कर दिया T2 नोट कर दिया, है ना। तो ये पूछा है कि भाई यहां से ये x कितना होगा। मैं आपको तरीका बताऊंगा इस सवालों को करने का, बाकी डेटा दिया होगा उससे आप सॉल्व करेंगे, इक्वेशन बना के छोड़ेंगे हम, इक्वेशन बना करके करने पर आपको जैसा भी डेटा दिया होगा उससे कर लेंगे। आगे सवाल मिलेंगे भी आपको डेटा के साथ साथ, तरीका सीखें आप ये x कैसे निकाला जाए, है ना। साम्य अवस्था में, साम्य अवस्था में जो है ये इतना यहाँ पे आकर रुक गया, तो जब यहाँ करके रुका तो इसका अगर मैं FDD बनाऊं, इधर से कितना लगेगा PA, इधर से कितना लगेगा P नॉट A, इधर से कितना लगेगा KX, ये तो लगेगा। तो फिर वही करना, PA बराबर P नॉट A प्लस KX, यानी कि P इक्वल टू P नॉट प्लस KX बाई A, यह आ जाएगा। तो P आ गया, यहाँ से कर लो, चलो P नॉट A पूरे के नीचे रख लो, कोई दिक्कत नहीं इसमें, है ना। P आ गया, यानी कि फाइनल प्रेशर पता लग गया। यानी कि हमें फिलहाल ऐसा मान लेते हैं कि P फाइनल हमारे पास है P नॉट A प्लस KX अपॉन A। V नॉट था, टेम्परेचर T फाइनल हो गया 2T नॉट, ठीक है। लेकिन वॉल्यूम कितना हो जाएगा V फाइनल, V नॉट प्लस AX। थैंक यू सो मच प्यारे स्टूडेंट्स।
हमें इतना प्यार देने के लिए। डेली हजारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियो लेक्चर देख करके लाभान्वित हो रहे हैं। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके हमारे लिंक को क्लिक करें, अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। जो स्टूडेंट्स डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल के लिए भी इच्छुक हैं वो हमारे प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई करके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो इनिशियल प्रेशर सब कुछ पता है तो क्या लगाओ, गैस के समीकरण लगा दो। ले लो P1 V1 T1 बराबर P2 V2 T2 लगा दो। लेकिन समीकरण बढ़ेगी द्विघात, तो इसलिए घबराए नहीं, शर्माए नहीं, डरना नहीं और उसी हिसाब से आपको सॉल्व करना है बस। तो ये आ गया P नॉट ए प्लस के एक्स अपॉन ए ब्रैकेट में ए प्लस वी नॉट प्लस ए एक्स अपॉन कितना T2 कितना 2T नॉट ए लो जी छम छम। तो 2P नॉट V नॉट ए बराबर कितना आएगा P नॉट ए प्लस के एक्स इंटू वी नॉट प्लस ए एक्स। तो ये मल्टीप्लाई कर लेंगे भाई, अच्छे से कर लेते हैं। चलो थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं। P नॉट वी नॉट ए प्लस के एक्स वी नॉट, इसकी करेंगे P नॉट ए स्क्वायर एक्स प्लस के ए एक्स स्क्वायर 2P नॉट वी नॉट ए। ठीक है, अब एक इधर आगे घट जाएगा या उधर ले जाओ चाहे तो, क्या बचेगा के ए एक्स स्क्वायर, ये तो आ गया, ये x और x कॉमन ले लो, x और x कॉमन ले लेंगे, के वी नॉट प्लस पी नॉट ए स्क्वायर माइनस पी नॉट वी नॉट ए बराबर 0। ठीक है भाई, और इसको ध्यान से देखो, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 क्या बनेगी, द्विघात समीकरण, है ना। और द्विघात समीकरण को हल कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन सवाल का तरीका समझे, क्योंकि तो मैंने डेटा नहीं दिया इसलिए ऐसे आंसर बना। डेटा दे दूंगा तो आपको डेटा के हिसाब से सोल्व करना। भाई एक्स तो निकालना आता ही है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a लगा दो, एक्स आ जाएगा, वैल्यू रखो, आंसर आ जाएगा। तो बड़ा सा आंसर आएगा क्योंकि मैंने डेटा नहीं दिया। डेटा दिया होगा तो कर लेंगे। कहने का मतलब ये है कि भाई आपको इन प्रॉब्लम को ऐसे हैंडल करना है, आपको इतनी चीजें दिमाग में होनी चाहिए जब आप ये प्रॉब्लम कर रहे होंगे। बोलो, है ना। चलो जी, अब हम इसमें नया टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज स्वतंत्रता की कोटि। काहे की कोटि? स्वतंत्रता की कोटि, डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता की कोटि। इसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये लो, डिग्री ऑफ फ्रीडम। अच्छा जी, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है? डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम बेसिकली गैस के अणु जो होते हैं उनके पास ऊर्जा को रखने के कुछ तरीके हैं। जितने तरीके से वो अपने पास ऊर्जा रख सकते हैं, स्थानांतरित ऊर्जा रख सकते हैं, स्थानांतरण की वजह से या घूर्णन की वजह से ऊर्जा रख सकते हैं। तो कितने तरीके से एक अणु के पास ऊर्जा है गैस के, तो उन तरीकों को बोलते हैं स्वतंत्रता की कोटि। उसके पास कितनी तरफ स्वतंत्र रूप से अपनी ऊर्जा रखने की आजादी है, स्वतंत्रता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना। जैसे मान लीजिएगा मैं हूं तो मैं एक्स दिशा में भी जा सकता हूं, मैं वाई दिशा में भी जा सकता हूं, तो मेरी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आ गई। तो मेरी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है। भाई मैं एक्स में जा सकता हूं, वाई में जा सकता हूं, हम थोड़े उड़ जाऊंगा ऊपर, है ना। जैसे मान लो चींटा ले लो, चींटा वो अगर मान लो उसको तार पे छोड़ दिया जाए, बिल्कुल तार पे बांध के छोड़ दो, तो उसके पास एक ही रास्ता है कि सीधे चलना, उसको एक ही लाइन में, तो उसकी स्वतंत्रता खत्म होगी, उसको बस एक ही लाइन में चलना है, एक्स डायरेक्शन में ही। यानी कि उसकी स्वतंत्रता की कोटि 1 हो गई चींटे की।
अगर एक कीड़ा है उसको हमने तार पे बांध के छोड़ दिया, वो किस पे चलेगा, एक ही लाइन में चलेगा, बस बेचारा मजबूर है, यानी कि उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो गई। तो अब मान लो कोई गैस का अणु है, गैस का अणु को यहाँ छोड़ दो तो वो इधर भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, लेफ्ट राइट भी जा सकता है, इसका मतलब वो एक्स वाई जेड तीनों में जा सकता है। तो एक अणु के पास कम से कम 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम तो होती ही है, इसका मतलब गैस के ज्यादा भी हो सकती है, अगर वो घूम घूम के जा रहा तो घूमने की वजह से भी हो सकती है उसको ऊर्जा चलने के साथ साथ, है ना। तो यही सब कहलाते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, कि कितने तरीके से कोई गैस के अणु ऊर्जा को रख सकते हैं, कितने तरीके से उनके पास ऊर्जा हो सकती है, उन तरीकों को ही बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो ये डेफिनेशन याद रख लेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम की, चाहो तो लिखना चाहो लिख लो, DOF बोल सकते हैं, शॉर्ट में लिख सकता हूँ DOF, है ना, टाइम बचाने के लिए। स्वतंत्रता की कोटि किसी गैस के अणुओं के पास ऊर्जा के स्टोर करने के लिए, उनको संरक्षित रखने के लिए, ऊर्जा को रखने के कुल तरीकों को, सीधी सी भाषा में समझा रहा हूं, कुल तरीकों को डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। सीधी भाषा में आप इतनी सी चीज याद रखें, है ना, या कितने कोऑर्डिनेट है उनके पास ऊर्जा को रखने के, है ना। जैसे मैंने बता दिया कि अगर कोई पार्टिकल सिर्फ एक्स एक्स में जा सकता है तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी मानेंगे, 1 बोलेंगे। अगर कोई पार्टिकल एक्स में भी जा सकता है और वाई में भी जा सकता है तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी मानेंगे, 2 मान लेंगे। और अगर कोई पार्टिकल एक्स में भी जा सकता है, वाई में भी जा सकता है, जेड में भी जा सकता है ना, तो उसका मतलब उसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, 3। और गैस के मॉलिक्यूल तो बेचारे पागल है, वो तो किसी भी दिशा में जा सकते हैं तीनों में, तो इसका मतलब कम से कम 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम तो उनके पास होगी ही होगी। कारण क्या है कि इसके पास इस तरफ वेलोसिटी होगी तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 12 mvx²। इसके पास x में भी होगी, y में भी होगी, इधर vx हो गया, इधर vy, इधर vx vy और ये vz, तीनों दिशा में ऊर्जा है, तो तीनों दिशा में ऊर्जा है तो तीनों की डिग्री ऑफ फ्रीडम इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये जनरल तरीका, मान लो चीटा ले लिया, मैंने बताया ना कि चीटा ले लिया, यहाँ पे बिठा दिया, तो चीटा तो ऐसे चल सकता है ना बेचारे, ऐसे लाइन में, एक ही लाइन में चला दिया एक्स एक्सिस पे एक वायर पे, है ना, और कोई इधर भी जा रहा है इधर भी जा रहा है तो 2 आ गई। ठीक, तो ये आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई। और जैसे मैंने आपको एक चीज और बताई कि भाई ये अगर हम देखें डिग्री ऑफ फ्रीडम के अगर बात करें तो ऊर्जा को रखने के तरीके हैं। जब कोई गैस मॉलिक्यूल है, हम ये मान करके चलते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल स्फेरिकल होते हैं, तो घूम सकते हैं, तो उनके पास घूमने की वजह से घूर्णन गतिज ऊर्जा भी हो सकती है। वो क्या होगी घूर्णन गतिज ऊर्जा, 12I ओमेगा²। लेकिन चूंकि हमने इनको क्या माना था, बिंदु द्रव्यमान, तो ये अपनी ही एक्सिस के अबाउट घूम भी रहे होंगे तो भी इनका I की वैल्यू क्या मानी जाती है, I क्या होता था, जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते थे इसको, है ना। तो ये 0 होता है, इसलिए उसकी खुद की उसी की एक्सिस के परिते ऊर्जा 0 होती है। क्यों? क्योंकि उसका जड़त्व आघूर्ण नहीं है, यानी कि उसका घुमाव इफेक्ट 0 है ना। भाई हमने ये माना था कि कोई गोला है, स्फीयर है, ये गोला है, इसकी रेडियस r है, तो इसका तो होता ही है 2/5 mr²। लेकिन अगर ये बिंदु मास मान लिया, उसी बिंदु पर आ गया, तो इसका तो I 0 होता है कि नहीं होता है ना। इसका तो I 0 होता है। अगर इसका I 0 होता है तो इसका घूर्णन का इफेक्ट की वजह से ऊर्जा क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसके काइनेटिक एनर्जी तो होगी, लेकिन इसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। यानी कि अगर अब हम बात करें तो गैस के घूर्णन इफेक्ट को देखने के लिए अब हमें ये भी देखना पड़ेगा कि भाई वो एक मॉलिक्यूल होगा तो कभी भी घूर्णन दिखाएगा ही नहीं, एक अणु होगा तो, लेकिन यानी कि मोनोएटॉमिक गैस होगी। अगर मोनोएटॉमिक गैस होगी, मोनोएटॉमिक मतलब एक परमाणु की अगर गैस होगी तो वो तो खुद को घूमेगा ही नहीं अपने एक्सिस के अबाउट, उसका तो घुमाव इफेक्ट 0 है।
इसका मतलब उसमें घूर्णन ऊर्जा नहीं होगी। लेकिन द्विप परमाणु होंगे और त्रिपरमाणु होंगे तो वो तो किसी ना किसी एक्सिस के अबाउट दोनों घूम सकते हैं। देखो कैसे समझेंगे भाई, मान लो एक परमाणु गैस है, मान लो एक परमाणु है, तो एक परमाणु में तो एक मॉलिक्यूल है, ये इधर भी जा सकता है नो डाउट, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, लेकिन किसी भी एक्सिस के अबाउट इसका आप घुमाव इफेक्ट क्या मानेंगे? जीरो। क्या इधर घूमेगा ये? नहीं। इधर घूमेगा ये? नहीं। क्या इधर घूमेगा ये? नहीं। भाई इसका ये तो चूंकि बिंदु मास हो गया ना, तो इसका भी आई एक्स भी जीरो, इसका आई वाई भी जीरो, इसका आई जेड भी जीरो। वी एक्स तो है, वी वाई तो है, वी जेड तो है, लेकिन ओमेगा नहीं है ना, मतलब उसमें घुमाव इफेक्ट जीरो है। यानी कि इसके पास केवल क्या क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर, एम वी एक्स स्क्वायर, एम वी वाई स्क्वायर, एम वी जेड स्क्वायर। तो हम कहेंगे कि इसके पास एकल परमाणु के साथ जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो कितनी होती है? 3 होती है। तो इसको याद रख लेंगे ऐसे ही। अगर मैं बात करता हूं एकल परमाणु, एक परमाणु गैस, एक एक को समझते हैं धीरे धीरे। एक परमाणु, और याद रखेंगे भाई इसको, एक परमाणु गैस। क्यों? क्योंकि ये अपने काम आने वाली चीज है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है, एफ से भी डिनोट करेंगे आगे इसको। एक परमाणु गैस की बात हो रही, तो भाई एक परमाणु गैस है तो भाई इसके पास ये परमाणु है, जैसे मान लो कौन कौन सी? हीलियम, आर्गन, नियोन, ठीक है, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन। Vx भी है, Vy भी है, Vz भी है। तो इसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो गई, ठीक है। अब ये ध्यान रखेंगे कि भाई इसके पास हाफ एम वी एक्स स्क्वायर भी है, हाफ एम वी वाई स्क्वायर भी है, हाफ एम वी जेड स्क्वायर भी है। वो अलग बात है कि तीनों वेलोसिटी सेम होती है। तो कुल मिला के, और अगर मैं बात करूं कि भाई इसका घुमाव इफेक्ट, तो अगर मैं इस एक्सिस का अबाउट घुमाव इफेक्ट देखूंगा, आई एक्स जीरो आएगा कि नहीं आएगा? बिंदु मास है ना, दिस इज बिंदु मास, पॉइंट द्रव्यमान, ठीक है, बिंदु द्रव्यमान है। हाँ, अगर जैसे गोला होता बड़ा, बिंदु द्रव्यमान ना होता तब तो निकल जाता इसके एक्सिस के अबाउट में घूमता, आई एक्स होता तब तो, लेकिन तो बिंदु मान लेना, तो बिंदु पर उसका वृत्तागुण 0, तो घुमाव इफेक्ट 0, तो इसके अबाउट भी 0, आई जेड भी 0, और यहाँ पर आई वाई भी 0। तो घूमने का इफेक्ट 0 है, इसलिए इसमें सिर्फ ट्रांसलेशनल, रोटेशनल नहीं है, घूर्णन नहीं है, तो इसमें स्थानांतरित, तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो 3 स्थानांतरित डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बराबर 3 स्थानांतरित है, जिसे हम ट्रांसलेशनल बोलेंगे, TRN, ट्रांसलेशनल, दैट इज 3T। ठीक है। रोटेशनल क्या है इसमें? 0 होती है, तो कभी भी नहीं आएगी रोटेशनल, तो इसमें ऐसा समझ लो, ठीक है। एक्चुअल में मैं आपको बताऊं, ये जो मॉलिक्यूल होता है ना, वैसे तो अगर वो ये गोला होता है, चलो उसको बता देता हूँ थोड़ा सा। गोला जो होता है, गोले की रेडियस होती है r, तो I की वैल्यू mr 2/5 mr स्क्वायर होती है ना, 2/5 mr स्क्वायर। लेकिन अगर मॉलिक्यूल की बात करें तो इसकी जो रेडियस होती है वो होती है 10⁻⁻10, और सोचो उसका स्क्वायर करेंगे तो लगभग 0, इसलिए बिंदु द्रव्यमान का जड़तागुण 0 लेते हैं, इसलिए बिंदु द्रव्यमान का जड़तागुण 0, तो घूर्णन इफेक्ट कंसिडर नहीं करते। बड़ी रेडियस होती थी तो होता था। खैर, डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी एकल परमाणु गैस के लिए है ना, मोनो एटॉमिक बोलते हैं, मोनो एटॉमिक गैस के लिए याद रखनी है, ठीक है भाई। ये 1 2 तो कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, 3 की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 3 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर गैस द्विपरमाणुक है, डायटोमिक, प्यारे बच्चों,
हमें रोज कमेंट्स के माध्यम से ये रिक्वेस्ट आ रही है कि सर हमें इस टॉपिक के वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करें या इस टॉपिक के वीडियो को समझाएं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर जाकर के सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, ताकि जो भी वीडियो लेक्चर हमने डाले हुए हैं उसके नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमने ज़्यादातर वीडियो लेक्चर को ऑलरेडी अपने चैनल पर डाला हुआ है, तो जिस लेक्चर की आप डिमांड कर रहे हैं वो लेक्चर आपको पॉसिबली वहां पर मिल जाएंगे। द्विपरमाणु, द्विपरमाणु का मतलब हो गया डाई एटॉमिक। अगर डायटोमिक की बात करें तो डायटोमिक मॉलिक्यूल कैसे कैसे होंगे भाई, कैसे होंगे? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये हो जाएंगे, है ना। तो अब मान लो कोई भी मॉलिक्यूल ले लिया, तो ये अणु है गैस का। अब इसमें एक अणु यहां जुड़ा हुआ है, एक यहां जुड़ा हुआ, एक यहां जुड़ा हुआ, तो जाहिर सी बात है ये अणु आपके पास एक्स वाई जेड तीनों में जा सकता है, पूरा का पूरा एक्स वाई जेड। तो इस पे वी एक्स, वी वाई, वी जेड, यानी कि इसमें 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3 तो ट्रांसलेशनल है ही, लेकिन ये इस एक्सिस के अबाउट तो इसका आई एक्स क्या होगा? 0 होगा, यानी कि इस एक्सिस के अबाउट तो घूम नहीं रहा। लेकिन क्या ये इस एक्सिस के अबाउट घूम सकता है? यस, आई वाई इज नॉट 0, इसका जड़त्वाघूर्ण 0 नहीं है, तो के वाई होगी, है ना भाई। इसमें एक्स के अबाउट तो काइनेटिक एनर्जी 0 है, कौन सी? घूर्णन वाली, है ना, घूर्णन वाली, है ना। ये वाली 3 तो ट्रांसलेशनल तो ही, ऐसे ही इसके अबाउट भी घूम सकता है ये, यस, यानी कि 2 रोटेशनल भी है, तो रोटेशनल है, घूर्णन ऊर्जाएं हैं इसके पास। क्योंकि हमें जब किसी अणु की कुल ऊर्जा की बात करनी होगी तो हमें ये सब चीजें कंसिडर करनी है, और वो देगा फिर कि डिग्री ऑफ फ्रीडम इतने वाली, या फिर गैस का नाम देगा, गैस मोनोटोमिक, डायटोमिक, ट्राइटोमिक। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम। टोटल कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई? 5। कौन से के लिए? द्विपरमाणु के लिए, है ना। फिर आती है एक अपनी ट्राइएटोमिक। ट्राइएटोमिक या फिर त्रिपरमाणु। और ये भी 2 तरह की होती है, एक रेखीय और एक नॉन लीनियर, है ना। रेखीय कैसी होगी? CO2, C2H2 और ठीक है, जैसे CO2 हो गया तो CO2 में मतलब ये, और C2H2 का मतलब ये आ गया, है ना। तो इस तरह से भी रेखीय स्ट्रक्चर होती है, याद रखने वाली चीज है। जनरली इन्हीं गैस में से पूछा जाएंगे सवाल, क्योंकि उसको कॉन्सेप्ट एनर्जी के पूछने हैं, गैस की केमिस्ट्री नहीं पूछेगा वो कि केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री पढ़ना, लेकिन अब इसको अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो ये क्या, ये रेखीय स्ट्रक्चर हो गई। यस, रेखीय स्ट्रक्चर हो गई, तो रेखीय स्ट्रक्चर होने का मतलब इसका भी क्या हुआ भाई, इसकी भी सेम कंडीशन हो गई ना, इसकी भी सेम कंडीशन आ गई। ये लो, ये ऐसे ही हो गया बस सीधा सीधा, तो ये ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, इधर तो घूमना 0 है, इधर घूमेगा, और बाकी Vx भी होगा, Vy भी होगा, Vz भी होगा, यानी कि ओमेगा एक्स नहीं होगा, ओमेगा वाई होगा, ओमेगा जेड, घूर्णन भी एक होगा, है ना, या आई वाई कह सकते होगा, आई जेड भी होगा, तो ये सब होंगे। तो यानी कि इसकी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ गई? ये भी 3 ट्रांसलेशनल और 2 रोटेशनल, तो कुल मिला के 5। 3 स्थानांतरित और 3 रेखीय गति होंगी, और 3 कैसी? 2 कैसी? रेखीय वाली। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ये आ गई, किसके आ गई? ये वाली पोलर एटॉमिक। अच्छा, ये रेखीय ली, लेकिन अगर रेखीय ना हो भाई, अगर रेखीय ना हो तो क्या करेंगे? अगर रेखीय ना हो, नॉन लीनियर हो, तो भाई नॉन लीनियर है तो फिर तो भैया और भी मुश्किल हो जाएगा। नॉन लीनियर, अरेखीय है, अरेखीय है, ठीक। तो जैसे कौन कौन से होंगे? इसको पॉली एटॉमिक भी बोल सकते हैं, पॉली एटॉमिक भी हो जाएंगे, बहुपरमाणु या त्रिपरमाणु भी आ जाएंगे। तो ऐसे कौन कौन से आ गए? H2O और O3 और SO2, NH3,
है ना, CH4, ये सब है। इनकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की होती है भाई। मान लीजिएगा ऐसे है, तो वो एक रेखा में है नहीं, यानी कि एक्स वाई जेड, तो Vx है, Vy है, Vz है। लेकिन क्या इस परमाणु को, इस गैस को क्या इस एक्सिस के अबाउट घुमा सकते हैं? यस। गैस के भी अबाउट घुमा सकते हैं? यस यस। यानी कि इसका मतलब यहाँ Ix भी होगा, Iy भी होगा, Iz भी होगा, ओमेगा एक्स भी होगा, ओमेगा वाई भी होगा, ओमेगा जेड भी होगा, और काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर का फॉर्मूला तीनों केस में होगा। यानी कि इस केस में आप बोलेंगे 3 ट्रांसलेशनल भी है और 3 रोटेशनल भी है, टोटल 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम आएंगी अगर अरेखिक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अपने काम की तो सिर्फ ये 3 रिजल्ट रखने हैं। पहला तो 3, एक 5 और एक 6। थोड़ा सा इनमें मॉडिफिकेशन भी है और वो हम वो भी करेंगे, लेकिन ये 3 सबसे ज्यादा है अगर वो बाकी चीजें ना बोली जाएं, है ना। तो अभी देखते हैं क्या क्या है भाई, क्या क्या और चेंजेस होते हैं इसमें, वो बनाते हैं। इनको सबको अच्छे से याद रखना चाहिए कि भाई 3, 5, 6 तो बिल्कुल रट्टे होने चाहिए डिग्री ऑफ फ्रीडम में। F से डिनोट करते हैं। अब एक टेबल बनाते हैं जिसमें हमने टाइप्स ऑफ गैस लिखा, टाइप्स ऑफ गैस। टाइप्स ऑफ गैस, ठीक। यहां पर स्थानांतरित, ट्रांसलेशन, ठीक है, स्थानांतरित, स्थानांतरित या फिर ट्रांसलेशन। यहां पर घूर्णन या फिर रोटेशन, ठीक। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी नॉर्मली जिस टेम्परेचर की बात हम कर रहे हैं इस टेम्परेचर पर है, ठीक। लेकिन कभी कभी टेम्परेचर के साथ इसमें चेंज आ जाता है, 17 से नीचे और ग्रेटर देन 5000 केल्विन से ऊपर, जिसे हम बोलेंगे वाइब्रेशनल, वाइब्रेशनल एनर्जी या डिग्री ऑफ फ्रीडम, वाइब्रेशनल DOF, या फिर कंपन के कारण, कंपन की। तो शुरू करते हैं जी, इसमें लिखते हैं अच्छे से एक एक गैस के बारे में। पहले इसको पूरे को टेबल को याद होनी चाहिए, ये टेबल जैसे बनाऊंगा वैसे वैसे रट लेना, क्योंकि इसके काम चल जाएगा। मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक मतलब एक परमाणु, एक परमाणु गैस आ गई। कौन कौन सी? हीलियम, आर्गन टाइप, 3 ट्रांसलेशनल होती है इसमें, है ना, रोटेशनल इसमें नहीं होती, ठीक है। तो 0 + 3 टोटल कितनी आ गई? 3 आ गई, और तीनों ट्रांसलेशन, ठीक है भाई। अभी तो ये सीखा। और अगर हम बात करते हैं द्विपरमाणु, कितनी? H2N, एग्जाम्पल ले लिए तो 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल, टोटल 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम, है ना। टोटल कितनी? 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम। फिर त्रिपरमाणु, फिर त्रिपरमाणु रेखीय, त्रिपरमाणु रेखीय, है ना, जैसे CO2 और C2H2। तो यहां पर ये 3, ये 2, टोटल 5, है ना। फिर हमारी अरेखीय, रेखीय, वो कौन सा आ गए? H2O, SO2, NH2।
तो 3 ट्रांसलेशनल तो सारी दुनिया पे है, ऐसा मान लो, है ना। 3 ट्रांसलेशनल तो सारी दुनिया पे है, और भाई इसमें तीनों दिशाओं में रोटेशनल भी है, टोटल 6। तो सवालों में हमारे पास ये समझ लो कि सबसे ज़्यादा ये और यही यूज होंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ये रटे होने चाहिए। डिग्री ऑफ फ्रीडम का निचोड़ ये है, ऐसा मान लो। कभी कभी लो टेम्परेचर पर कभी कभी ये रोटेशनल वाली जो एनर्जी है इतनी कम होती है कि इसके में नेगलेक्ट कर देते हैं, मतलब कि वो घूमते ही नहीं, ऐसा मान लो। तो यानी कि ये वाली ऊर्जा अगर नेगलेक्ट कर देंगे तो केवल कितनी आएगी, 3 3 3 3। तो ट्रांसलेशनली बचती है, केवल रोटेशनल 0 हो जाती है, ऐसा मान लो। और जब ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर हो तो ठीक है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर ट्रांसलेशनल रोटेशनल करीब, लेकिन वो कंपन भी करने लगते हैं, ऐसे वाइब्रेशनल एनर्जी है ना, हार्मोनिक मोशन करने लगते हैं। तो हार्मोनिक मोशन करने की वजह से उनके अंदर, जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन में ऊर्जा होती है पार्टिकल के पास, है ना, सरलावर्त गति करता है जब कोई पार्टिकल वाइब्रेशन करता है तो उसके पास भी ऊर्जा होती है। तो इसमें वाइब्रेशन के कारण भी ऊर्जा आएगी, वाइब्रेशन के कारण ऊर्जा आएगी। तो यानी कि अब सिंगल वाला मॉलिक्यूल में तो सिंगल थोड़ी मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेगा, तो 2 मिलेंगे तो वाइब्रेट करेंगे, ऐसे ऐसे स्प्रिंग की तरह जुड़े होते हैं वो। तो सिंगल वाले में तो कोई फर्क पड़ता नहीं, लेकिन इसमें 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल और 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम वाइब्रेशनल की आती है, जिसे हम बोलेंगे 7। तो ये कब लेना, जब हाई टेम्परेचर भी अगर बोल दिया, हाई टेम्परेचर का मतलब ये है हाई ताप, तब भी इसका मतलब यही है। इस वाले में भी वही नहीं कि 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम जुड़ जाएंगे, 3T प्लस 2T 2R प्लस 2V बराबर 7। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 आ गई। और इसमें 3T प्लस 2R प्लस 3R प्लस 2V, तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम वाइब्रेशन की जुड़ जाती है एडिशनल, जो कि हमें याद रखनी है। टोटल 8 आ गई। लेकिन फिर कह रहा हूँ सबसे ज़्यादा यूज होने वाली डिग्री ऑफ फ्रीडम कौन सी है, ये है। बाकी हमारे काम की है ही नहीं, लेकिन नॉलेज के लिए आपको बता दी कि भाई ये वाइब्रेशन की भी आ सकती है, कभी कभी बोलते तो इतना ध्यान रखना। तो इनके उसमें ऊर्जा की कंपन के कारण ऊर्जा हो सकती है, और ये डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको याद रख लेनी है। ओके, अब डिग्री ऑफ फ्रीडम के बेस पर मैक्सवेल ने एक नियम दिया। इसके बेस पर डिग्री ऑफ फ्रीडम से इसने जो है ये बताया कि भाई ये डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने निकाली, सब कुछ तो फायदा होगा तभी तो निकाली, इसको अच्छे से आप याद कर लेंगे। मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम का नीचे और ये टेबल है, और उस टेबल में भी काम की चीज ये लाइन है, बस फालतू ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं, काम की चीज पे काम फोकस करेंगे। ठीक, तो बाकी जो कहानियां मैंने लिख दी ये सब टेम्परेचर केल्विन में है, ध्यान रखेंगे केल्विन में है। तो इसको मिटा करके अब हम जो एक नियम दिया था मैक्सवेल ने, जिसे हम बोलते हैं समान भाग में ऊर्जा बांटने का नियम, मैक्सवेल ने दिया समान भाग में ऊर्जा बांटने का नियम। नियम समझेंगे क्या है। नियम ये है कि उसने बोला कि किसी दिए हुए ताप पर, किसी, पहले नियम लिख लें। नियम ये क्या है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन बोलते हैं, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ब्रैकेट में लिख लेंगे समान या समभागीय ऊर्जा का ऑफ एनर्जी, समभागीय ऊर्जा का नियम, समभागीय ऊर्जा का नियम। ठीक है भाई, ये किसने दिया था, ये दिया था मैक्सवेल, बाय मैक्सवेल, याद रखेंगे बाय मैक्सवेल, ये मैक्सवेल ने दिया था भाई नियम। ठीक है, अच्छा जी। अब नियम क्या था, उसने बोला कि भाई जो समान ताप है, एक ताप पर, दिए गए ताप पर, किसी, लिख ले पहले इसको तो कोई बात नहीं, एक ही लाइन का है, किसी दिए गए ताप पर, किसी दिए गए ताप पर गैस की
ऊर्जा उसके अणुओं में। अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। इससे आपके साथी, आपके जो ज़रूरतमंद दोस्त और विद्यार्थी हैं उन तक भी ये वीडियो लेक्चर पहुंच जाएंगे ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सकें। और अभी मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका इतना प्यार और इतना स्नेह देखकर हमारी मोशन की पूरी टीम बहुत मोटिवेटेड है और आपके इस प्यार के कारण, इस मोटिवेशन से ही हम और अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। भाई गैस की ऊर्जा तो गैस के अणुओं में होगी ना, समान भाग में वितरित रहती है, समान भागों में बटी रहती है, ऐसा लिख लो, बटी रहती है या वितरित रहती है ना। उसने ये दिया, इसमें नियम ये दिया कि भाई ठीक है वो तो बटी रहती है समान भाग में, उसके अणुओं में स्वतंत्रता की कोटि में, अणुओं में स्वतंत्रता की कोटि में, स्वतंत्रता की कोटि में समान भाग में बटी रहती है, समान भागों में बटी रहती है, समान भागों में बटी रहती है। और अच्छे से लिखा इस नियम को, उसने बोला है प्रत्येक स्वतंत्रता की कोटि में जो ऊर्जा है, इसमें प्रत्येक स्वतंत्रता की कोटि में एक अणु की ऊर्जा 1/2 kT होती है, या प्रत्येक स्वतंत्रता की कोटि में एक अणु की ऊर्जा 1 मोल, अणु की जगह मोल कर दिया, मोल की ऊर्जा 1/2 RT होती है। यानी कि आप कह सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी पर अणु पर डिग्री ऑफ फ्रीडम बराबर 1/2 kT। ऐसे ही काइनेटिक एनर्जी पर मोल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, प्रति डिग्री ऑफ फ्रीडम में वैल्यू 1/2 RT रहती है। हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ उसकी ऊर्जा 1/2 RT में डिवाइड रहती है ना। जैसे अगर हम बात करते हैं मोनोएटॉमिक गैस की बात करें, है ना, इन ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, प्रत्येक डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितनी, चाहे तो अणु की बात करें या मोल की बात करें, है ना। तो F डिग्री ऑफ फ्रीडम में, तो प्रत्येक की बात करें, अगर मैं बोलूं कि भाई काइनेटिक एनर्जी पर अणु इक्वल टू क्या 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितनी है, तो F डिग्री ऑफ फ्रीडम में F से मल्टीप्लाई कर देंगे, या काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि टोटल एनर्जी किसके बराबर होती थी, टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती थी, कारण क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो हम 0 मान चुके थे पहले, इसलिए हम काइनेटिक एनर्जी को ही लिख दिया डायरेक्ट। तो काइनेटिक एनर्जी अपॉन अणु की जगह मोल लिख दिया, तो सॉरी FKT/2 और FRT/2, तो ये बोल सकते हैं पर मोल और या फिर पर अणु, है ना। और टोटल काइनेटिक एनर्जी लिखनी हो तो टोटल, भाई एक अणु की कितनी, इतनी, तो सारे अणुओं की कितनी, टोटल काइनेटिक एनर्जी या टोटल काइनेटिक एनर्जी या टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, FNKT/2 या फिर FNRT/2। तो ये भी आ गया, यानी कि टोटल जो एनर्जी थी ना, अब टोटल एनर्जी ये थी, तो पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कर देंगे तो F की वैल्यू 1 ले लेंगे, पर मोलिक्यूल कर देंगे तो N की वैल्यू 1 ले लेंगे। तो एक अणु पर
एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में 1/2 केटी ऊर्जा होती है, 1/2 केटी ऊर्जा होती है, या एक मोल में 1/2 आरटी ऊर्जा होती है, इस तरीके से डिवाइड होती है। तो यही नियम है इसका स्वतंत्रता की कोटि का, जिसकी हम बात कर रहे थे। यही किसने दिया था? मैक्सवेल ने, यही दिया था मैक्सवेल ने। ठीक है, तो ये जो दिया था इसने नियम, इसके अकॉर्डिंग अब इसका मतलब क्या है उसको समझें। इसका क्या मतलब है ना? इसको हटा दो। तो अगर मैं बात करूं कि भाई जब एक तरह से टोटल एनर्जी या इंटरनल एनर्जी या आंतरिक ऊर्जा भी बोल सकते हैं, आंतरिक ऊर्जा भी बोल सकते हैं उसकी, क्योंकि सारी ऊर्जा इसी की वजह से है। तो यू भी लिख सकते हैं, मतलब काइनेटिक एनर्जी यू, आंतरिक ऊर्जा, इसको बोलेंगे इंटरनल एनर्जी। तो कितनी आ गई? FnRT/2। या अगर मोनोएटॉमिक है, मोनोएटॉमिक मतलब मोनो एटॉमिक, यानी कि एकल, एक परमाणु, तो F की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3RT/2। इसका मतलब ये है कि भाई 3RT/2 है, 3nRT/2 है अगर, या पर मोल की बात करें, एक मोल में कर लेते हैं, ये तो आ गई, ठीक है। और एक मोल की बात करते हैं तो 3RT/2। इसका मतलब यह है कि 1 डिग्री फ्रीडम में 1/2 RT है, एक्स में इतनी है, दूसरी वाई डायरेक्शन में इतनी है, और ये जेड डायरेक्शन में इतनी है। तो प्रत्येक डिग्री ऑफ फ्रीडम में इक्वल पार्टीशन, समान भागों में ऊर्जा वितरित रहती है, डिवाइड रहती है ना, चाहे वो कोई सी भी ऊर्जा हो, है ना। जैसे अगर मोनोएटॉमिक की जगह डायटोमिक की बात करें, डायटोमिक की बात करें, जिसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? 5 पर मोलिक्यूल, पर मोल, मोल कितने? 1। तो कितना आ जाएगा? 5RT/2। तो इसमें ये वाली में क्या आएगी? 1/2 RT, 1/2 RT, 1/2 RT, 1/2 RT। तो ये 3 तो कैसी है? ट्रांसलेशनल, स्थानांतरित ऊर्जा, स्थानांतरित। और एक और है, और ये कैसी है? ये कौन सा वाली है भाई? घूर्णन। ये ऊर्जा घूर्णन में, लेकिन इक्वली डिवाइड होगी सब में। उसने बोला कि ये सारी ऊर्जाएं इक्वली डिवाइड होती है ना। और ये सब लो टेम्परेचर पे कर रहे हैं हम, क्योंकि जब तक ताप बदल देगा तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बदल जाएगी, है ना। और ट्रायोटोमिक की बात करें, नॉन लीनियर में, नॉन लीनियर अरेखीय ट्रायोटोमिक, वो क्या होगी? F की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो 6 हो जाएगी तो कितनी? 6RT/2। वही मोल कितने लिए? 1 ले लिए। और मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो KT से करना है, एक अणु की बात करें तो ये भी कितना हो जाएगा? 1/2 RT, ऐसे ही कर लेंगे, 1/2 RT, 1/2 RT, 1/2 RT। कितना आ गया? 3 तो ट्रांसलेशनल, और 3 1/2 RT, 1/2 RT, और 3 कैसे आ गई? रोटेशनल। ठीक है, इस तरीके से डिवाइड होती है और इक्वली डिवाइड होती है हर एक में। ये आपको बस याद रखना है। डिग्री ऑफ फ्रीडम में यही पॉइंट था मेन, यही आपको रूल के हिसाब से चलना है इसको लेकर के। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की वो जो टेबल बताई वो अच्छे से रट के रखेंगे, वो अच्छे से याद करेंगे। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर कि जो 3/2 KT है वो 3 डिग्री के लिए निकाली, और 3/2 KT औसत गतिज ऊर्जा भी होती है मॉलिक्यूल की, उससे कंफ्यूजन नहीं करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन ले लेंगे एक। क्वेश्चन में ऑक्सीजन दिया हुआ है, इसकी एनर्जी है कुल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की एनर्जी कितनी? 80 जूल है। ऑक्सीजन के अणु की ऊर्जा कितनी थी? 80 जूल। ठीक है, तो ये कह रहा है कि स्थानांतरित तथा रोटेशनल, घूर्णन ऊर्जाओं का अनुपात ज्ञात करो, अनुपात ज्ञात करो। तो सोचो 80 है, अभी क्या बताया नियम कि हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में
कितनी ऊर्जा जाती है, कितनी ऊर्जा जाती है भाई, बराबर। तो कितने डायटोमिक गैस है, कैसी गैस है, डायटोमिक, तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, 5, कारण डाई एटॉमिक, द्वीप परमाणु है ना, तो उसको 5 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया, 16। तो हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में 16, यानी कि 80 के 5 हिस्से होंगे, जिसमें कि 16, 16, 16, 16, 16। ये 3 तो किसकी होंगी, ट्रांसलेशनल की, के ई ट्रांसलेशनल। ये कौन सी होंगी, के ई रोटेशनल। इनका रेशियो पूछा हुआ है, लो जी, के ई ट्रांसलेशनल अपॉन के ई रोटेशनल बराबर कितनी आ गई, 48 आ गई ये वाली तो तीनों, और ये कितनी आ गई 32, 16 तिया 48, 32, 3/2, 3^2 आ गई। इस तरीके से इन सवालों को करना होगा, है ना। ये ध्यान रखना कि ये डिग्री एक एक मॉलिक्यूल की एक उसकी निकाल रहे हैं हम, है ना। ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है किसकी है, एक मॉलिक्यूल के लिए, इक्वली डिवाइड होनी है एनर्जी, जितनी भी आएगी, एक मॉलिक्यूल की ऊर्जा इतनी है तो इतनी आ जाएगी, ठीक है। मान लो आपको दिया है एक गैस है जिसका आयतन कितना दे रखा, 0.5 मीटर क्यूब, प्रेशर दिया हुआ है 16 एटमॉस्फेयर। गैस कैसी है, डाई एटॉमिक, द्वीप परमाणु। तो आपसे पूछा है इसकी आंतरिक ऊर्जा बताओ, आंतरिक ऊर्जा बताओ कितनी होगी। आज आंतरिक ऊर्जा का फॉर्मूला भी लिखा था हमने, क्या लिखा था, आंतरिक ऊर्जा का फॉर्मूला U बराबर F/N/RT/2, ये तो था। तो nRT को क्या लिख सकते हैं, PV, क्योंकि ये दे रखा डायटोमिक है तो 5, F की वैल्यू कितनी आ गई 5, डायटोमिक है तो P की वैल्यू कितनी, 16 एटमॉस्फेयर, 16 × 10 की पावर 5, है ना। 16 एटमॉस्फेयर को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आयतन दे रखा 0.5/2। लो जी, 2 से काटा 8 आ गया, 8 पंजे 40, 4 पंजे 20, तो ये आ गया 2, 20 × 10 की पावर 5। अगर इसने भी बोले कि भाई इसमें काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल और काइनेटिक एनर्जी रेशियो, रोटेशनल का रेशियो बताओ, तो क्या करेंगे, इसके कितने हिस्से कर लेंगे, 5 हिस्से कर लेंगे। कितना आएंगे, 4 × 10 की पावर 5, 5 हिस्से तो यही होंगे ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है ना, हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में डिवाइड कर दिया, डिग्री ऑफ फ्रीडम एक अणु की 5 है, ठीक। तो एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितनी एनर्जी आएगी, ये आएगी 4 × 10 की घात 5, 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 और ऐसे ही एक और ले लो 4 × 10 की घात 5। ये तीनों किसके लिए, ट्रांसलेशनल, ये दोनों किसके लिए, रोटेशनल। तो 4 4 8 12, तो ये आ गया 12 × 10 की पावर 5, ये आ गया 8 × 10 की पावर 5, कट कट, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो 3 अनुपात, ठीक। इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं, और वैसे भी 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम में है तो ये आ जाएगा। देखो एक और सवाल देखते हैं, ये दिया हुआ है टोटल कुल डिग्री ऑफ फ्रीडम बतानी है ना। वॉल्यूम दे रखा है 1 सेंटीमीटर क्यूब, हाइड्रोजन गैस है एट एनटीपी, एनटीपी समझते ही हो, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, ठीक है। तो एट एनटीपी सॉल्यूशन में क्या करेंगे, एनटीपी पर 22.4 लीटर वॉल्यूम होता है ना, किसी भी गैस का वॉल्यूम एनटीपी पर 22.4 लीटर दे रखा है, ये आ गया। तो इसमें 22.4 लीटर वॉल्यूम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं, एन ए होते हैं 6.022 10 की पावर 23। ये कहाँ होते हैं, एट एनटीपी।
एनटीपी पर इतने लीटर वॉल्यूम में इतने मॉलिक्यूल होते हैं, ये तो पता ही है, इतने अणु होते हैं। तो हमें कुल सारे अणुओं की पता करनी कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो एक अणु की निकाल के मल्टीप्लाई कर दो तो सारे अणुओं की डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगी। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने अणु हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी भी टॉपिक के लाइव डिस्कशन, वीडियो लेक्चर या स्टडी मटेरियल की ज़रूरत है तो कृपया आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 18002121 18002121 है ना, ये निकाल लो। तो कुल अणुओं की संख्या, कुल अणुओं की संख्या 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितनी आएगी भाई। इतने लीटर वॉल्यूम में तो इतने होते हैं, तो इतने में कितने होंगे 22.4 लीटर को लिख लेंगे 22.4 इंटू 10 की पावर -3 मीटर क्यूब, और इसको लिख लेंगे 10 की पावर -2 का क्यूब करेंगे -6 मीटर क्यूब। तो भाई 6.022 इंटू 10 की पावर 23। समझ ले सवाल में क्या क्या दिया हुआ है। हमें टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम बताने हैं और उसमें 1 सेंटीमीटर क्यूब हाइड्रोजन में कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है एनटीपी पर। एनटीपी पर इतने में हमें पता है कि इतनी लीटर वॉल्यूम में इतने होते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर में इतने आते हैं, ठीक है। तो 22.4 में इतने, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 22,400 सेंटीमीटर क्यूब में भी लिख दो, मर्जी है, सेंटीमीटर क्यूब में बदल लो, चलो सेंटीमीटर क्यूब में रहने दो। तो सेंटीमीटर क्यूब में रखेंगे तो फिर तो इसको सेंटीमीटर क्यूब में कर लो, तो 22,400 सेंटीमीटर क्यूब। तो 22,400 सेंटीमीटर क्यूब में इतने, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने डिवाइड कर लेंगे, और डिवाइड करके ये आ जाएगा भाई 2.69 10 की पावर 19 इतने आ गई। अब कैसी गैस है डायटोमिक, तो ईच डिग्री, प्रत्येक डिग्री ऑफ फ्रीडम, एक अणु की DOF कितनी होती है 5, लेकिन कितने अणु हैं इसमें इतने, तो कुल डिग्री ऑफ फ्रीडम, कुल DOF, कुल स्वतंत्रता की कोटि 5 गुना 2.69 10 की पावर 19 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और सॉल्व करके आ जाएगा 1.345 इंटू 10 की पावर 19। इतनी डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई। यानी कि जो हमने आंसर निकाले थे 3, 5 और 6 वो सब किसके लिए थे हमारे, वो थे हमारे सिंगल 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम एक अणु के लिए थे, है ना। तो एक क्वेश्चन और देख लो, जैसे मान लो एक कंटेनर दिया हुआ है, यहाँ पर एक कंटेनर दे दिया, ये लिया एडियाबैटिक, कैसा कंटेनर दिया एडियाबैटिक, रुद्धोष्म प्रक्रम का दे दिया। रुद्धोष्म प्रक्रम का जो दिया हुआ है इसका वॉल्यूम दिया हुआ 2 लीटर, प्रेशर दिया हुआ है इधर 1 एटमॉस्फेयर और नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं 4, इसका वॉल्यूम दिया हुआ है 3 लीटर, इधर प्रेशर दिया हुआ है 2 एटमॉस्फेयर और नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं 5। ये 300 केल्विन पर है और ये भी 300 केल्विन पर, समान ताप पर है, ठीक है। तो इसमें सेम गैस है, समान गैस है, दोनों में समान गैस भरी हुई है, मतलब दोनों की डिग्री ऑफ फ्रीडम समान है। जो F इसकी होगी वो या किसकी होगी, यानी कि जो F इसकी वो या किसकी, क्योंकि दोनों तरफ गैस समान भरी हुई है। तो सवाल क्या है, ये पिस्टन लगा हुआ है कि पिस्टन कैसा है चलायमान है, इसको हटा दिया। सवाल ये है पिस्टन को हटाने पर, पिस्टन को हटाने पर फाइनल दाब तथा फाइनल ताप और फाइनल वॉल्यूम तो पता लग ही जाएगा पूरे का क्या होगा, ये नहीं पूछा हुआ है ना। ये दीवारें एडियाबैटिक थी, पिस्टन हटा दिया,
अब ये भी एडियाबैटिक था, इसको हटा देने के बाद क्या होगा, गैस एक तरफ मिक्स होगी, है ना। ये यानी कि कोई एनर्जी का लॉस नहीं हुआ, ध्यान से देखो, नो लॉस ऑफ एनर्जी, नो लॉस ऑफ एनर्जी। जो इसकी आंतरिक ऊर्जा थी इस समय और जो इसकी थी, सारी मिलाते हैं ऊर्जा तो विभुत नहीं रहेगी, ऊर्जा संरक्षित तो रहेगी, क्योंकि हमारे कैसा बर्तन है, रुद्धोष्म बर्तन है, कोई वातावरण में उष्मा नहीं गई, ऊर्जा नहीं गई। इसका मतलब जो शुरू की ऊर्जा थी U इनिशियल U1 प्लस U2 बराबर U फाइनल या U1 डैश प्लस U2 डैश, कुछ भी कह सकते हैं, ऐसे U1 डैश या U1 डैश प्लस U2 डैश, मतलब U इनिशियल बराबर U फाइनल। आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, कुल ऊर्जा जितनी थी उतनी रहनी है दोनों की मिला करके। क्यों? क्योंकि ऊर्जा का कोई लॉस नहीं हुआ। अगर ऊर्जा का कोई लॉस नहीं हुआ तो भाई शुरू में ऊर्जा इसकी कितनी थी, क्या ये N1 F RT1, क्योंकि ताप का फंक्शन है, बाई 2, इसकी कितनी थी N2 F RT2 बाई 2। अब इसका ताप बदल गया होगा, ठीक है, ये कितनी हो जाएगी N1 F RT फाइनल बाई 2। क्या दोनों का ताप समान हो गया होगा? यस। N2 F R, इसका भी T फाइनल बाई 2, डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने समान ली हुई है, ठीक है। चलो जी, अब ये तो उड़ जाएगा सब, ये तो उड़ जाएगा, F बाई 2 से तो F बाई 2 चला गया, R भी गया, है ना, R भी चला गया, तो क्या बचा, तो एक तो T फाइनल निकालने का तरीका बच गया, N1 T1 प्लस N2 T2 अपॉन N1 प्लस N2। T फाइनल यहां से निकल जाएगा, कितना आएगा, 4 गुना 300 प्लस 5 गुना, सॉरी इसका T 300 दे रखा था, इसका ताप 300 है, इसका ताप दिया हुआ है T2 120 डिग्री, 120 केल्विन, ये भी केल्विन है, हाँ ताप अलग अलग दिए हैं भाई। ओके, तो ये 120 आ गया बटे N1 और N2 कितने, 4 प्लस 5, इसे सोल्व करा, सोल्व करके आया 1800 बटे 9 बराबर, तो टेम्परेचर तो आ गया 200 केल्विन। फाइनल प्रेशर की बात करें, अगर फाइनल प्रेशर की बात करी जाए तो देखो RT nRT क्या होता है, nRT क्या बन जाएगा, P1 F इंटू P1 V1 बाई 2 F इंटू P2 V2 बाई 2 बराबर, और गैस जब इधर से इधर फ्लो हो जाएगी तो पूरी गैस में एक ही प्रेशर आ जाएगा, तो क्या बनेगा F इंटू P फाइनल V1 बाई 2 F इंटू P फाइनल V2 बाई 2। तो यहाँ से भी आप क्या करेंगे, F बाई 2 से F बाई 2 की छुट्टी कर देंगे, और यहाँ से P फाइनल और V1 प्लस V2, और V1 प्लस V2 के हिसाब से P फाइनल आ जाएगा P1 V1 प्लस P2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। कभी कभी ये भी सवाल पूछा गया ऐसे है, ऐसे भी डेटा के साथ कर लिया हमने इसको। तो P1 यानी कि हमने एनर्जी का कंसेप्ट लगा दिया, क्योंकि हम यहाँ एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो P1 कितना है भाई, 1 एटमॉस्फेयर है, और V1 2 है, और ये 2 है, ये 3 है, और ये 9 है। तो 3 दूनी 6 2 8 बटे 9, है ना, हाँ 3 और 3 6 और 2 5 और 4 9 है ना, सॉरी V वॉल्यूम तो बनाया है ना, 2 प्लस 3 5 हुआ, तो 5 का मतलब हो गया है 1.6 एटमॉस्फेयर। तो इस तरीके से आपके पास फाइनल प्रेशर निकाल लिया। ऊर्जा का कंसेप्ट भी लगा सकते हैं, और ऊर्जा के कंसेप्ट में हमें आंतरिक ऊर्जा का एक फॉर्मूला हमें याद भी रखना है, ठीक है। चलिए इतना ही रखते हैं इसमें, ओके। अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। इससे आपके साथी, आपके जो ज़रूरतमंद दोस्त और विद्यार्थी हैं, उन तक भी ये वीडियो लेक्चर पहुंच जाएंगे, ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सकें।
और अभी मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका इतना प्यार और इतना स्नेह देखकर हमारी मोशन की पूरी टीम बहुत मोटिवेटेड है, और आपके इस प्यार के कारण, इस मोटिवेशन से ही हम और अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड करते रहेंगे।